नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। राजधानी है, लोगों को बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और जो 2 साल पहले एक्सीलेटर लगाने की बात हुई थी, जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशनों पर शिलान्यास भी हुआ था, वो भी लगवाए जाएं, वो अब तक नहीं लगे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। श्री भर्तृहरि मेहताब जी। धन्यवाद महोदय। 12 मार्च 1931 को दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और उसी के 70 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने करीब 80 सत्याग्रही लोगों को उन्होंने फ्लैग ऑफ करके साबरमती आश्रम से दांडी तक भेजे हैं। और हमारे कटक में 23 मार्च को 100 साल पूरा होगा महात्मा गांधी पदार्पण करने के लिए। मैं आज आपसे आपके जरिए इस सदन को बताना चाहता हूँ, मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एवं एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए काम किया। यह एक पुनर्जागरण था। ये लोगों की विभिन्न पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे देश की आबादी करीब 35 करोड़ थी और उसमें जो तथ्य मिली है, करीब 10 लाख लोग जेल गए थे, उत्पीड़न सहे थे। 35 करोड़ लोगों से सिर्फ 10 लाख लोग ही स्वतंत्रता सेनानी जो जेल में गए थे। मेरा आपके द्वारा भारत सरकार से आग्रह है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों को CGHS सुविधा उपलब्ध कराया जाए और ये हो रहा है कि नहीं, इसके व्यापक स्तर पर पता भी लगाया जाए। आज नाम मात्र ही स्वतंत्रता सेनानी जीवित हैं, इसलिए मेरी मांग है कि उनके अविवाहित बच्चों, विधवाओं को CGHS सुविधा प्रदान की जाए। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को तकनीकी शिक्षण में आरक्षण देकर एडमिशन देने की व्यवस्था भी किया जाए। भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी मांगों को शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए कृपा करें। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रोफेसर किरीट प्रेम भाई सोलंकी जी। धन्यवाद सभापति महोदया जी। मैं आज सदन में एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूँ कि इसी सदन ने और हमारी सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया था और इसके लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका बहुत आभारी हूं। मैं अहमदाबाद से आता हूं और पाकिस्तान में जो लोग जो भारतीय थे, इसमें से अहमदाबाद और गुजरात के काफ़ी लोग थे, इसमें से दलित समाज के लोग बहुत भारी संख्या में थे और उन पर जो एट्रोसिटी हो रही थी उसके लिए वो बहुत परेशान थे। मैं सरकार का बहुत आभारी हूँ कि जो दलित समाज के लोग थे उनको, वो बलूचिस्तान में थे, वो सिंध में थे और दक्षिण पंजाब में ज़्यादातर थे, तो उनको यहाँ सिटीजनशिप जो मिल गई है, इसके लिए वो मुझे मिले, बार बार मिलते हैं और वो बहुत संतुष्ट है। इसके लिए मैं सरकार का आभारी हूँ। मगर मैं सरकार से 2 मांग करना चाहता हूँ कि एक, उनके लिए जो यहाँ कुछ प्रकार का रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम किया जाए सभी लोगों के लिए, सिर्फ दलितों के लिए, सभी लोगों के लिए। और दूसरा, वहाँ से जो डॉक्टर आए हैं यहाँ, कई लोग पाकिस्तान में मेडिकल की डिग्री लिया है, उन्होंने MBBS डिग्री लिया है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी लिया है, मगर यहाँ भारत में वो सिटीजन बनते हुए भी उनकी डिग्री मान्य नहीं है। इसी सदन में मैंने एक बार पहले, कई साल पहले एक विषय उठाया था कि एक ENT सर्जन
अहमदाबाद की बाजार में जो है वहाँ जो अहमदाबाद का मेन 3 दरवाजा का इलाका है, वहाँ कोई जूते की जो दुकान में वो कार्य कर रहा था, वो जॉब कर रहा था, रोजगार ले रहा था, वो एक ENT सर्जन था। क्योंकि यहाँ उनको कोई प्रैक्टिस करने का उनको नहीं मिलता है। उनको जो पहले MCI थी, अभी NMC बना, उसके जरिए उनको क्वालिफाई होना पड़ता है। मेरी भारत सरकार से मांग है कि उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन किया जाए, क्योंकि बहुत साल पहले वो लोग MBBS या पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, आज वो ये क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो इनके लिए कुछ रिलैक्सेशन किया जाए और उनको लिए क्वालिफाई किया जाए ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। श्री दिनेश चंद्र यादव जी। सभापति महोदय, कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 13,239 अप एवं 13,240 डाउन का परिचालन कोटा से पटना जंक्शन एवं पटना से कोटा जंक्शन प्रत्येक दिन होता है। इस ट्रेन से उत्तर बिहार से बड़ी संख्या में यात्रीगण खास करके कोटा में पढ़ने वाले छात्रों एवं उनके अभिभावक तथा तीर्थ यात्री सफर करते हैं। कोटा से यह ट्रेन 13,239 अब शाम 6 बजे खुलती है और दूसरे दिन रात में 9:30 बजे पटना पहुंचती है। पटना पहुंचने के बाद यह ट्रेन लगभग 14 घंटा तक पटना यार्ड में खड़ी रहती है और दूसरे दिन यही ट्रेन पटना से कोटा के लिए चलती है। पटना से सहरसा की दूरी लगभग 5 घंटे में तय की जाती है। ऐसे में इस ट्रेन का परिचालन यदि सहरसा जंक्शन तक कर दिया जाए तो न सिर्फ रेल के राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि हजारों यात्रियों के समय और राशि की भी बचत होगी। इस ट्रेन का सहरसा तक विस्तार से पटना कोटा एक्सप्रेस के समय सारणी में पूर्ववत रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। सहरसा में ट्रेनों के रख रखाव एवं सफाई के लिए पहले से वॉशिंग पिट की सुविधा उपलब्ध है और ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन भी लगी हुई है। सहरसा उत्तर बिहार का प्रमुख शहर है। यह प्रमंडल मुख्यालय भी है। यहाँ विद्युत रेल इंजन कारखाना अवस्थित होने के साथ साथ यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि कोटा पटना एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 13,239 अप और 13,240 डाउन का परिचालन विस्तार कर सहरसा जंक्शन तक करने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री जसबीर सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन साहिबा। मैम, ये जो मसला बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने मेरे को इजाज़त दी उठाने के लिए, ये अकेला एक स्टेट का नहीं है, ये सारे देश का मसला है। हमारे जो लोग दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी HB1 वीज़ा या किसी भी वर्क वीज़ा पे जाते हैं, जब वो दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ उनको पासपोर्ट रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम वो हमारे जो हमारे देश का भारत का एम्बेसी है, जहाँ हाई कमीशन है, उसमें जाते हैं और उसमें जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं और अपना वहाँ का काम करने का या पढ़ने का जब टन्योर ख़त्म हो जाता है उनका, तो वो वापस देश में आते हैं। देश में आके फिर अगर उनको पासपोर्ट रिन्यू होना होता है तो वो RPO में जाके, जहां उनका रेसिडेंस रहता है, RPO में जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के देते। विडंबना ये है कि अब उनका जो तंगी का शुरू हो जाती है मैम, जब भी वो यहाँ पे रिन्यू करने की एप्लीकेशन देते हैं, हमारा जो RPO है वो एक मेल करता है जहां से पहले, जिस एम्बेसी से पहले उसका पासपोर्ट देश की एम्बेसी में रिन्यू हुआ था, 1 मेल, 2 मेल, 3 मेल, ये सिलसिला साल नहीं, 2 साल नहीं, कई बार 3-3, 4-4 साल भी चलता है, मगर एम्बेसी से कोई वापस जवाब नहीं आता है। उससे क्या रहता है कि वो 4-4, 5-5 साल हवा में लटके रहते हैं। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है कि इसे टाइम बाउंड किया जाए। जब भी RPO से मेल जाती है किसी पासपोर्ट की रिन्यूअल के बारे में, तो उनको 3 महीने में जवाब देना हो, 2 महीने में जवाब देना हो। अगर नहीं उनका जवाब आता
तो 3 महीने के वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली उस पासपोर्ट को रिन्यू कर दिया जाए। धन्यवाद। श्री अरविंद सावंत जी। माननीय चेयरमैन मैडम, आज मैं बहुत व्यथित होकर यहाँ खड़ा हूँ। 12 मार्च को बेलगांव में हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख पर हमला हुआ और ये हमला जिस ढंग से, ये कोई तरीका नहीं, इनको बोलने की आप इजाजत दीजिए बाद में। ये मुझे जब ये रोकते हैं इसका मतलब आप समझ लीजिए मैडम, मुझे जब रोक रहे तब समझ लीजिए मैडम। हमारे प्रकाश शिरोडकर करके शिवसेना के जिला प्रमुख है बेलगांव के और तेजन करके उप शहर प्रमुख है, उनके ऊपर हमला हुआ। मैडम आप जानती हो अरविंद जी बोल सकते हैं भाई, हाँ वही तो बोल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस संविधान में भाषावार प्रांत रचना की गई, उसमें महाराष्ट्र की निर्माण नहीं हुआ। 106 लोगों ने अपनी प्राणाहुति देकर मुंबई से लेकर संयुक्त महाराष्ट्र बनाया। उसके बाद में फिर दोबारा जो मराठी बहुभाषिक प्रांत थे, बेलगांव, कारवार, निपाणी, भालकी, बीदर, वो महाराष्ट्र में समाहित नहीं किए गए। इसलिए उन्होंने उस वक्त से आंदोलन किया। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने 69 में फिर दोबारा आंदोलन किया। शिवसेना के 69 जनता नागरिकों ने अपनी प्राणाहुति दे दी। आज भी उन मराठी भाषिकों पर वहाँ बेलगांव, कारवार में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। who have been permitted to raise the matters under Rule 377 today may personally hand over approved tests of the matter at the table within 20 minutes. आप 377 जिनको परमिशन है वो ले करें और रेल मंत्रालय के ये 0 आवर था अरविंद जी, हो गया। रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। आज सुनिए, रेल बजट, प्लीज ऑल ऑफ यू। अरविंद जी आपको मौका दिया अपनी बात कहने का, बैठिए। अब बैठिए, प्लीज बैठिए। अब हो गया ना, हो गया अरविंद जी हो गया प्लीज, हो गया, प्लीज बैठिए। All of you also, Karnataka members, please everyone sit down, sit down. Arvind ji, you also, you, please, रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा। श्री राम कृपाल यादव जी, नहीं है। अरविंद जी हो गया, बैठिए। अब रामकृपाल यादव जी बोले, शुरू कर दीजिए। रामकृपाल यादव जी बोलिए। हाँ, रेलवे डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए आज लंच टाइम स्किप होगा, सब लोग बोलेंगे। जागरूक अरविंद भाई, जागरूक एमपी है, कर्नाटका के जागरूक एमपी है मैडम। एक मिनट रामकृपाल जी, मेरे को बात करने दीजिए। अरविंद जी आपकी बात आ गई है, रामकृपाल यादव जी को बोलने दीजिए। नहीं, आ गई है, रिकॉर्ड पर आ गई है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है, आप ही की बात रिकॉर्ड पर है, आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है, आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है। रामकृपाल यादव जी बोलिए। सभापति महोदया, मैं रेलवे के अनुदान मांगों के उदासी जी आपको क्या कहना है, बोलिए। मैडम अपनी बात कह रहा हूँ। थैंक यू मैडम। लेस देन 1 minute, just finish. Thank you madam. The honorable MP here, he wanted just to distract and avoid the attention of Maharashtra people in regard to their misrule. They are repeatedly, unnecessarily raising this issue, which has been resolved long back.
महाजन रिपोर्ट which has been constituted in 1964 में उसका फाइनल रिपोर्ट हो गया. शिवसेना which has compromised the Hindutva for the sake of power, now they want to raise this MOT issue which is unnecessary and giving an opportunity for disturbances in the border of Karnataka and Maharashtra. Thank you. जी उदासी जी बैठिए आप. और रामकृपाल यादव जी, अरविंद जी प्लीज. रामकृपाल यादव जी, मैडम ये डिस्टर्ब कर रहे हैं. आप कान पे लगाइए, अपनी बात कहिए. डिस्टर्बेंस बहुत देर नहीं चलेगा. बताइए. अरविंद भाई प्लीज. अरविंद जी. रामकृपाल यादव जी, आप मेरी तरफ मेरे से बात कीजिए. मैडम मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि जिस तरह से रेल कर्मियों ने सारी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक उदाहरण पेश किया है, खासतौर पर कोविड के समय में, और मैं कई बातों का जिक्र किया, उसको आगे जारी रखना चाहता हूं आपकी अनुमति से. मैं बता रहा था कि कोविड मरीजों के लिए 215 स्टेशन को केयर सेंटर में तब्दील किया गया और इनमें से 85 स्टेशनों को तो हेल्थ केयर की सुविधा दी गई. महोदया, देश के विभिन्न शहरों से 141 श्रमिक ट्रेन चलाकर 43 लाख लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया. एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. 2 करोड़ से अधिक लोगों को फूड पैकेट बांटे गए और 55,000 लीटर पानी भी बांटा गया. एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये. लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेल ने बहुत दिनों से 353 लटके हुए मेजर पुल और ट्रैक के भी काम पूरे किए. सिर्फ यात्रियों को सुविधा दिया, खाना बांटा, इसके अलावे जो लंबित काम है उसको भी अपनी क्षमता को अधिक बढ़ा करके उसको भी पूरा करने का काम किया. महोदया, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आपदा को अवसर में बदलने के लिए अपील किए थे. देशवासियों की जान की भी और उनकी जहान की भी चिंता करने का काम किया. और वहीं कुछ महानुभाव लोग बैठे हुए हैं, राजनीतिक गोटी सेक रहे थे. इस कोविड के पीरियड में, आपदा के पीरियड में भी राजनीति रेल को भी उससे अलग नहीं रखा. मजाक उड़ा रहे थे, मखौल उड़ाने का काम कर रहे थे. मोदी जी पूरे देश के साथ खड़े थे. भारतीय रेल लोगों की जान और जहान की भी चिंता करने का काम कर रही थी. और मैं बताऊं कि अपनी राजनीतिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए लोगों को भड़काने का भी काम कर रहे थे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग. मैडम, इतना नीचे स्तर गिर गया है राजनीति का आजकल. जब कोई आपदा आता है, कोई विपत्ति आती है, सब लोग मिलकर के उसका मुकाबला करते हैं. मगर ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जिनका धीरे धीरे अस्तित्व ही खत्म हो रहा है. आने वाले दिन में कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा. लोगों के नजर से गिरते जाने का काम कर रहे हैं. मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं केंद्र और राज्य सरकारों को. दोनों सरकारों ने बेहतरीन समन्वय बना करके कोरोना काल को मजबूती से फेस करने का काम किया. और मैं पुनः अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिस पर हमें गर्व है, देश को गर्व है, अपने रेल मंत्री दोनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कितनी कुशलता के साथ जो संकट का काल था, कोरोना का काल, उससे निपटने का काम किया, लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया.
यही नहीं, मैं पुनः दिल से सैल्यूट करता हूं 13 लाख जो रेल कर्मी हैं जिन्होंने अपने जीवन के बिना परवाह किए हुए इस कोरोना काल में अभूतपूर्व काम करने का काम किया। मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उनको भी सलाम करना चाहता हूं। महोदया, हमारी सरकार ने रेल बजट को देश और राज्य के अनुसार राजनीतिक बजट घोषणा करने का काम नहीं किया। यथार्थ से रेलवे बजट को यथार्थ में रेलवे बजट को बनाने का काम किया। हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व में अब रेल के जो योजना है, पहले लटकता था, अटकता था और भटकता था। अब वो सिस्टम खत्म, ना अटक रहा है ना भटक रहा है हमारी रेल परियोजनाएं, बल्कि जमीन पर उतारने का काम किया। इस रेल बजट में राष्ट्रीय रेल योजना की बात कही गई। ये योजना आर्थिक, व्यापारिक और यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया है। पूर्ववर्ती सरकारों में एक आम चलन था, मैं तो पुराना मेंबर रहा हूं महोदया, मैं जानता हूं अच्छे ढंग से, यूपीए में भी रहा हूं मैं, उसके कार्यकाल को भी मैं जानता हूं और अब एनडीए में इसके कार्यकाल को भी जानता हूं। और खासतौर पर जब से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद नई सरकार बनी, उसको भी करीब से जान रहा हूं। पहले अपनी सुविधा के अनुसार लोग घोषणा कर देते थे रेल परियोजना कि लोगों को लाभ मिले, हमारा वोट बैंक मजबूत हो, और होता यह था कि अरबों खरबों रुपए की योजना घोषित कर दी गई, काम होता ही नहीं था। अब दूसरे रेल मंत्री आ गए, उनकी प्राथमिकता अलग हो गई। इस हाल में छोड़ दिया था, न जाने हजारों करोड़ की योजना पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसी का जिक्र मैं करना चाहता हूं अपने क्षेत्र का। 2007 में जो यूपीए की सरकार थी, रेल मंत्री थे, मैं उसी दल का सदस्य भी था। उस समय के रेल मंत्री जो थे, जिन्होंने हमारे ही अनुरोध पर बहुत महत्वपूर्ण रेलवे लाइन, बहुत अनुरोध किया, बहुत विनती किया, बहुत आवाज उठाया, बेटा से लेकर के औरंगाबाद रेल लाइन बिछाया जाए। उस इलाके में लोगों ने आज तक रेल लाइन देखा ही नहीं। सरकार ने तो मान ली बात, सर्वे करवाया, सब कुछ हो गया, सैंक्शन भी हो गया, राशि नहीं मिली। अब जो राशि नहीं मिलने का कारण यह हो गया, उसके शिलान्यास भी हो गया, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया भी था, मगर वो राशि जो उस समय की लागत थी 3,326 करोड़ रुपया, अब 3,000 करोड़ रुपये का हो गया। अब मैं रेल मंत्री जी को आग्रह कर रहा हूं, अब रेल मंत्री जी कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि रेल मंत्री जी, ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने कितनी दफा आपसे आर्ग्यू किया, विनती किया, हाथ जोड़ा, पैर पकड़ा, फिर पकड़ रहा हूं। एडवोकेट डीन कुरियाकोस, माननीय मंत्री जी। श्रीमान, उत्तर सदन के पटल पर है। श्री भर्तृहरि महताब जी। This deals with teachers training. In the answer, of course, the minister has stated about development or launching an integrated teacher training program called NISTHA. My question is relating to the teachers' educational institutions that are there throughout the country. As it is in the concurrent list, most of the states have built up government teachers training colleges, and National Council of Teachers Education is the body which looks after or gives affiliation and recognition to these teaching colleges. I would like to understand from the minister, as there are regional bodies
which go around and inspect the teachers training colleges, whether any specific guideline has been fixed to approve such government colleges, because in Odisha I have found it is reported in media that all the teachers training colleges have been de-affiliated by the National Council of Teachers Education, and last year, means 2021, not a single student got admitted because central government has withdrew affiliation and recognition of these colleges. There may be some shortfall, time may be given. Therefore, I would like to understand from the minister whether he will take active interest in providing affiliation to these colleges and give some adequate time so that the state government can fill up all those inadequacies and allow the students to complete, to be there, to study, because we have large number of vacancy in teaching situation, in providing teachers. Therefore, I would request the minister, or I would ask the minister whether he is going to take active steps in this regard. श्रीमान, पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को ये अवगत कराना चाहूँगा श्रीमान कि कोई भी बीएड कॉलेजों को बंद नहीं किया गया है, लेकिन मानक के आधार पर जो कॉलेज अपनी उत्कृष्टता और उन मानकों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे संस्थानों को इस समय ये ज़रूर हुआ है, क्योंकि पूरे देश भर से जो शिकायतें आती थी कि जो बीएड कॉलेज होते थे उनका स्तर लगातार गिर रहा है, और इस समय जो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण जो हमारा काउंसिल है उस परिषद ने जो मानक है उनको थोड़ा सा कड़ाई से किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो सभी मानकों पर खरा उतरता है तो उसको निश्चित रूप में मान्यता है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत अब 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा। अब इंटर करने के बाद बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या बीए बीएड होगा, लेकिन वो अभी 2030 तक लगातार चरणबद्ध तरीके से होगा और उन संस्थानों को अभी बंद करने का कोई ऐसा निर्णय नहीं है। माननीय जगदम्बिका पाल जी, माननीय सदस्यगण, फिर आग्रह कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय में क्वेश्चन पूछें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि हम शिक्षकों की उत्कृष्टता और उनके गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बनाए रखने के लिए हम अपने बीएड कॉलेजेस के या टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस के, जैसा भर्तृहरि मेहताब जी ने पूछा है, कि उसको बनाने के लिए हमने कुछ कार्रवाइयाँ शुरू की हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत टीचर से 50 घंटे व्यावसायिक विकास कार्यक्रम की अपेक्षा की गई है। तो क्या पूरे वर्ष में 50 घंटे की अपेक्षा की गई है, वो करें या ना करें, या ये मैंडेटरी करने पे विचार करेंगे कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक कम से कम सुनिश्चित एक निर्देश हो, समवर्ती सूची में है, क्योंकि उस टीचर्स की अगर उत्कृष्टता को बनाए रखना चाहते हैं। और पिछले दिनों कोविड-19 के कारण इन बीएड कॉलेजेस के टीचर्स की जो अप्रूवल होने थे वो यूनिवर्सिटीज में बंद होने के कारण नहीं हो पाए। तो शायद वो जवाब नहीं आया जो भर्तृहरि जी ने पूछा था कि क्या उनको समय सीमा और देंगे कि जिससे कि अप्रैल में जो बैठकें हो रही हैं उस समय तक ये टीचर्स के अप्रूवल यूनिवर्सिटीज कर लें और फिर उस मानक के अनुसार आप उनको बीएड को जो एक कार्रवाई डीएफिएट की कर रहे हैं वो रुक जाए। मैं ये जो बीएड कॉलेज हैं और राज्यों में जो प्रशिक्षण का है और जो माननीय सदस्य की चिंता है, राज्यों में जहां हम केंद्र स्तर पर करते हैं वहां राज्यों में भी राज्य प्रशिक्षण के उनके जो संस्थान हैं और नीचे जिलों में डाइट तक भी प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अध्यापक प्रशिक्षण का जहाँ तक विषय है कि जो अध्यापक हो गए हैं उनके प्रशिक्षण का है, तो हमने निष्ठा, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया का शायद ये सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा अध्यापक प्रशिक्षण का, जो लगभग 92 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षित करेगा।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सही है कि कोरोना काल में ये कैसे प्रशिक्षण हुआ। मुझे सदन को बताते हुए ये खुशी होती है कि कोरोना काल में भी हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया और लगभग 27 लाख अध्यापकों को हमने प्रशिक्षित किया, जबकि 30 लाख से भी अधिक अध्यापकों की अभी रजिस्ट्रेशन है और ये हमारी अनवरत प्रक्रिया है। तो इसलिए जो निष्ठा है वो सभी राज्यों को, केवल पिछले 18, 19, 20 और 20-21 का यदि मैं कहूँ तो 1,07,64,000 से भी अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया, जिसमें 2,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्यों को दिया है केवल अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए। क्वेश्चन श्री रितेश पांडे। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सबसे पहले मैं एनईपी में जो लैंगिक समानता का मॉड्यूल आपने इंक्लूड किया है, इसके लिए मैं सराहना करता हूं। बहुजन समाज पार्टी इसकी सराहना करती है। लेकिन क्या सरकार इस मॉड्यूल में विभिन्न लिंगों के बीच स्वस्थ रिश्ते और आचरण कायम हो, इसके लिए इसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रशिक्षण देने का काम करेगी टीचर्स को? कंसेंट ट्रेनिंग के बारे में कि बच्चों को कैसे कंसेंट ट्रेनिंग दी जाए, और को शामिल करने की आपकी कोई योजना है कंसेंट ट्रेनिंग को लेकर के? जो हमारे देश में एनईपी में जो है अभी विभिन्न लिंगों के बीच स्वस्थ रिश्तों को कायम करने के लिए कंसेंट ट्रेनिंग के बारे में माननीय मंत्री जी का क्या सुझाव है? क्या इसको आप शामिल करेंगे? निश्चित रूप में यदि एनईपी को श्रीमान देखेंगे तो एनईपी का 5.21 ये कहता है कि हम इसको सभी समावेश करेंगे, और यहाँ तक जो विकलांग दिव्यांग बच्चे और ऐसे छात्र हैं जिनको ज़रूरतें हैं, तो वो किसी भी विशेष क्षेत्र का है, वो एनईपी में बाकायदा उसको बहुत शीर्ष प्राथमिकता दी गई कि इस प्रकार के बच्चों को अध्ययन कराने के लिए विशेष लोगों की ट्रेनिंग का प्राविधान। श्री तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपका माध्यम से मैं ऑनरेबल शिक्षा मंत्री से ये जानना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा कि 17,23,000 निष्ठा के तहत तीसरा ट्रेनिंग दिया गया है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों से आता हूँ, जहाँ दूर दराज इलाका के टीचरों को वहाँ ट्रेनिंग दिया जाने में 8 प्रदेश है पूर्वोत्तर राज्यों में। वहाँ नया एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हमारा शिक्षा मंत्री वहाँ टीचर ट्रेनिंग के लिए कितना दंड, कितना रुपया वहाँ असिस्टेंस के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के 8 प्रदेशों में दिया है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं अलग से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चाहेंगे तो उनको जिलेवार भी दे सकता हूं और राज्यवार, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह अवगत कराना चाहता हूं और आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों पर मोदी सरकार की विशेष करके नज़र है कि पूर्वोत्तर राज्यों को हर दृष्टि से शिक्षा को सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से और शिक्षा के व्यापक तरीके से उसके उन्नयन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से विशेष ध्यान केंद्रित पूर्वोत्तर राज्यों पर है। और जो निष्ठा के तहत और जो समग्र शिक्षा योजना के तहत हम पैसा दे रहे हैं, वो पूर्वोत्तर राज्यों जितना भी उनकी मांग होती है, जो उसके अनुपात में दिया जाना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता होती है। क्वेश्चन नंबर 262 श्री एस रामलिंगम। डॉक्टर TR पारिवेंदर। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है। श्री मनीष तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, 2008 में जब पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने जो अपनी जमा पूंजी थी वो निजी बैंकों से निकालकर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे उनमें जमा कराई थी। आज भी जो देश की आर्थिक परिस्थिति है वो कुछ ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि जो LIC का डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस डिसइन्वेस्टमेंट करने से पहले
जो 21 करोड़ से ज्यादा LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं, क्या सरकार ने इस बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की है? और अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक छोटा सा सवाल मैं और जोड़ना चाहता हूं कि क्या इस डिसइन्वेस्टमेंट से पहले जो LIC की वैल्यूएशन की प्रक्रिया है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंची है, और क्या सरकार सदन को यह बता सकती है कि LIC की क्या वैल्यूएशन सरकार के हिसाब से आज की तारीख में है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, दो भाग में मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा। पहले तो माननीय सांसद महोदय ने कहा है कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, दुनिया भर में अगर अलग अलग एजेंसीज ने भारत के बारे में ये कहा है कि तेजी के साथ रिकवरी भारत ने की है, और अगले वित्तीय वर्ष में भी अगर डबल डिजिट ग्रोथ किसी देश की होने वाली तो भारत की होने वाली। और मैं ये भी इनको याद करवा दूं कि 2014 में 290 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व था, जो बढ़कर आज 590 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हुए हैं। सर 70 साल में 290 बिलियन डॉलर हुए, और पिछले 7 वर्षों में 300 बिलियन डॉलर उसमें और जुड़े हैं। जहाँ तक LIC की बात आती है, 21 करोड़ पॉलिसी धारकों के लिए सर क्या कहा सरकार ने? ज़्यादा पारदर्शिता आए और ज़्यादा जवाबदेही भी हो, ज़्यादा उसका साइज बढ़े, ज़्यादा उसकी वैल्यूएशन भी हो। इससे लाभ क्या होने वाला है सर? सर इसमें जो खाता धारक हैं उनको भी और आम जनता को भी निवेश करने का अवसर भी मिलेगा। LIC का और साइज भी बढ़ेगा। आज की डेट में भी सर मार्केट शेयर जो LIC का है 66.22% है सर, और कुल मिलाकर 1,14,451 लोग इसमें काम करते हैं सर, और सरप्लस जो पिछले साल का था वो भी 53,954 करोड़ है। अब ये प्रक्रिया सर शुरू हुई है IPO लाने की। उसके लिए अलग अलग एजेंसीज को मनोनीत किया जाता है, वो अपना काम करती हैं। उसके बाद सर इसको मार्केट में ले जाने का काम किया जाता है, और जब उचित समय आएगा, जब इसका IPO लाने का, उस समय मार्केट शेयर कितना है उसके ऊपर जानकारी दी जा सकती है। अभी बहुत जल्दी है सर उसको बताने की। श्री नामा नागेश्वर जी। थैंक यू स्पीकर साहब फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तब आपका माध्यम से हम ये जानना चाहता है, अगर 2019-20 में करीब 1,08,000 करोड़ का सरप्लस है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को 2,697 करोड़ दे रहा है, और पॉलिसी होल्डर्स को 51,257 करोड़ दे रहा है। उसको अलावा जो है ना सरप्लस वालों का पास जो रहेगा 53,954 करोड़ रहेगा। अगर हम लोग उसी तरीके से अगर एम्प्लॉयमेंट भी देखें तो टोटल एम्प्लॉयमेंट देखने का से जो है ना साहब, अभी क्लास 1 में 32,000 है, क्लास 2 में 24,000 का है, क्लास 3 में 55,000 का है, क्लास 4 में 2,500 का है। और इतना एम्प्लॉयमेंट, इतना जो है रेवेन्यू, अगर हम लोग आने वाले दिन में अगर इसको प्रेबेटेशन करें तो आइदर रेवेन्यू में और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयज को कोई इफेक्ट करेगा क्या? और रेवेन्यू का जो है ना, जो गवर्नमेंट को आने वाला, जो शेयर होल्डर्स को आने वाला है, जो पॉलिसी होल्डर्स को आने वाला है, वो कुछ इफेक्ट करेगा क्या? ये आपका माध्यम से गवर्नमेंट से क्लियर कट, अब हमारा ऑनरेबल मंत्री ने बहुत यंग मैन है, उधर इधर बुलडोज करता है, बुलडोज ना करके स्ट्रेट क्लियर कट आंसर दे दे इसको। थैंक यू सर। सब माननीय सांसद महोदय मेरे पुराने मित्र भी और सीनियर सदस्य भी हैं, और इस सदन में सब लोग जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। कोई बुलडोज ना होता है ना कोई करता है। मैं तो आपके प्रति जवाबदेह हूँ, आपने प्रश्न खड़ा किया है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। और आपको ये भी कहना चाहूँगा कि LIC का कोई निजीकरण नहीं किया जा रहा सर, IPO लाने की बात की जा रही है। मार्केट में उसकी वैल्यू और बढ़े, ज़्यादा लोग उसमें निवेश कर सकें, उसकी वैल्यूएशन हो सर। उसके लिए सर जो हमारा दीपम मंत्रालय है पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के लिए, उसने एक्चुरियल फर्म को भी हायर किया है ताकि उसकी रियल वैल्यूएशन क्या है उसको भी देखा जा सके। IPO में कितने %
इस शेयर होल्डिंग को रखा जाएगा, कितना % किया जाएगा, वो एक अलग बात है सर। लेकिन जो 2013 का उस समय की सरकार ने जो पास किया था, वो ये कहा था कि जो कुल सरप्लस आता है उसका 95% जो है वो शेयर धारकों को वापस जाएगा। जो वापस 5% है सर, उसका हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार के पास आता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए और माननीय सांसदों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2017-18 में सर टोटल सरप्लस जो था वो 48,436 करोड़ था। इसमें से पॉलिसी शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा गया? 46,014 करोड़, और केंद्र सरकार को 2,421 करोड़ आया। इसी तरह से सर इस साल 19-20 में, जो पिछले साल 53,954 करोड़ रुपया टोटल सरप्लस था, उसमें से 51,257 करोड़ रुपया जो है ये शेयर धारकों को, पॉलिसी होल्डर्स को गया, पॉलिसी होल्डर्स को सर, और जो वापस सरप्लस था वो केंद्र सरकार को आया है 2,697। सर इसमें से ना किसी की नौकरी जा रही है, बल्कि LIC की मार्केट कैप बढ़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएंगी। कुल मिलाकर LIC और देश दोनों को ही इसमें लाभ और खाताधारकों को लाभ मिलने वाला है। सिंह जी से LIC, क्योंकि पीछे चाहे कोरोना हो, उसके दौरान सर माइग्रेंट लेबर्स और खास तौर पे गरीब लोग, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो उनको फायदा मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो अपना पैसा वो लगाती है LIC, वो कहीं ना लगा के सिर्फ PM केयर फंड में डाल दिया। एक तो ये क्यों, कारण क्या है? एक, क्या कोई आप स्पेशल स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम्स कोई लोगों के लिए, ये गरीब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मार पड़ी है, इनके लिए कोई लॉन्च करेंगे स्पेशल अलग? क्योंकि तीसरी बात, क्योंकि बहुत बड़े रीजन हुए हैं जिसकी द्वारा ये पेमेंट्स नहीं कर पाए। बहुत लोगों की जो किस्तें वो टूटी हैं इस दौरान, क्योंकि कोई कमाई नहीं थी, पैसा नहीं था। तो उनके लिए आप दोबारा एग्जम्पशन देने की कोई ना कोई सोच रहे हैं कि केवल PM केयर फंड के लिए सोच रहे हैं भी सबका पैसा उसमें ही जाए, बाकी किसी को ना मिले। मैं समझता हूं पॉलिटिकल आंसर ना देके जरूर सरकार का मंत्री होते आंसर दे। आप पॉलिटिकल पूछोगे तो पॉलिटिकल जवाब मिलेगा माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर साहब। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय को नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। केवल किसी के द्वारा दी गई पर्ची से प्रश्न पूछने का प्रयास ना करें। पर्चियों से ना कोई पास होता है, ना यहाँ पे किसी को घेर पाता है। क्योंकि एक सवाल मैंने भी उनसे एक बार पूछा था, जब वो राष्ट्रपति भाषण के समय बोल रहे थे कि किस क्लॉज में क्या लिखा है, तब तो वो उत्तर दे नहीं पाए, लेकिन मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। क्योंकि महामारी के समय निश्चित तौर पर देश के जो प्रवासी मजदूर हैं सर, उनको दिक्कत आई, उनको वापस आना पड़ा। लेकिन उस समय भी जहां एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, चना देने का मुफ्त में काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया में किया। और यही नहीं सर, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 3 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, चना, दाल ये देने का प्रयास किया। और ऐसा है सर, अगर प्रवासी मजदूरों पे वहां पे बात की तो वहीं से उत्तर शुरू होगा। और दूसरी बात सर, यही नहीं, इसके अलावा उनको जो गरीब महिलाएं, प्रधानमंत्री जनधन खाता जिनका खोला था, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपए नकद भी जमा कराया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया। 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, इनके खाते में 3,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमने सर सीधा डाला। सर LIC के माध्यम में अगर कहते हैं कि किसी की किस्त टूट गई, सर LIC उस पर भी निर्णय करता है। ऐसी आपदा की समय में जब कोई बैंक की किस्तें भी नहीं वापस कर सकता था, उस समय भी 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही दिया है। और LIC भी इस विषय में अगर कोई और निर्णय भी करना होगा सर, वो कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पर आपदा, सर आपदा रोज नहीं आती, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति दुनिया ने और हम लोगों ने पहली बार देखी है।
और इसीलिए नहीं सर, इसके साथ साथ पूरे देश भर के हर वर्ग के लिए करने का प्रयास किया है। सर, देश में ऐसे उदाहरण आए जहां पर किसी ने अपनी पूरी पेंशन की कमाई, सर यहां तक कि लोग अगर मनरेगा में दिहाड़ी लगाते थे, उस मनरेगा की दिहाड़ी का पैसा भी लोगों ने पीएम केयर्स में दिया, क्योंकि सेवा भाव के माध्यम से कि दूसरे को मदद मिल सके। सर, ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिले। लेकिन एक परिवार सर इस देश में ऐसा भी है जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाकर केवल अपने परिवार का, अपने उसका खाते भरने का, और सर यही नहीं सर, अगर आपको याद होगा इसी सदन में, सर मैं आपके माध्यम से एक बार फिर याद करवाना चाहता हूं, इसी सदन में इस पे चर्चा हुई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से इन लोगों ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को, उसको भी प्राथमिकता नहीं दी, वर्षों तक राजीव गांधी फाउंडेशन को भरने का काम किया। तो इस पार्टी ने किया, ये देखिए, ये देश के लिए। और सर यही है, जब इनको चुभता है, इनको इसीलिए चुभता है क्योंकि अब इनका खाता बंद हो गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन में तो चाइना से भी पैसे लेने का काम किया। सर, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा? सर ये इन लोगों को सुनना पड़ेगा। सर अब इनको दिक्कत आएगी इसमें, ये इसलिए सुनना पड़ेगा सर क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन से नीचे अलग अलग इतने खाते खोल दिए गए कि एक परिवार ने पूरे देश की अलग अलग कंपनियों से, पीएसयू से पैसा लेकर केवल अपनी फाउंडेशन में भरने का काम किया। इसलिए माथे पर हाथ रखकर कुछ लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 263, क्वेश्चन नंबर 263। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। सर, मंत्री महोदय ने अपने क्वेश्चन के जवाब में ये बात कही है कि सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स एक रेगुलर फिनोमिना है सर। पर सर मेरा इसमें मंत्री महोदय से पूछना है कि सर हमारे देश के अंदर जो एएसआई आइडेंटिफिकेशन करती है साइट्स का, उनको मैनेज भी करती है, आज की तारीख में कंट्री के अंदर से लगभग 3650 ऐसी साइट्स हैं जो एएसआई मॉनिटर कर रही है सर। अगर हम इसको कंपैरिजन करें वर्ल्ड ओवर का, सर आज फ्रांस एक छोटा सा कंट्री है, पर क्लासिफाइड हिस्टोरिकल साइट्स वहाँ पे 40,000 प्लस हैं सर। राजस्थान के शेखावटी बेल्ट से मैं आता हूँ सर। चूरू, सीकर और झुंझुनू एक ऐसा शेखावटी बेल्ट है जहाँ रिच कल्चरल हिस्ट्री रही है हमेशा की। वहाँ पे हवेलियाँ हैं सर, अपने आप में एक जीता जागता एक आर्किटेक्चर का बहुत ही उदाहरण भी है सर। हमारी चूरू के अंदर मैं बात करूँगा, चूरू के बड़े बड़े शहर, सुजानगढ़ है, सरदार शहर है, और चूरू खुद एक सिटी है। अनेकों शहरों में सर पुरानी बहुत हवेलियां हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आज तक सर कोई काम नहीं हुआ नहीं है। और सर साथ ही साथ में अगर मैं गाँव की बात करूँगा तो सर हजारों साल पुरानी सर जोड़ बावड़ियाँ, छतरियाँ हैं जिनके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स जब तक नहीं होगी, जब तक हम उनको प्रिजर्व करने का काम नहीं करेंगे। कई जगह इंक्रोचमेंट्स भी हुई हैं। क्या आप मंत्री महोदय, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या दिशा की जो सब कमेटी है जिसमें एक सांसद उसकी चेयरमैनशिप करता है, क्या हम उसके मार्फत ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन का एक मॉडल बनाएंगे जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सांसद ही अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितनी ऐसी साइट्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको टूरिस्ट स्पॉट्स के रूप में हम उनको आगे क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था करने का काम सरकार करेगी। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो चूरू से आते हैं, शेखावटी का जो हृदय स्थल कहलाता है, बहुत ही शानदार प्रश्न आपने पूछा है विरासत स्थल और विरासत भवन के संरक्षण के बारे में। वो चेयर करते हैं, उनके चेयरमैन भी होते हैं। अगर आप दिशा कमेटी के माध्यम से कुछ प्रस्ताव हमें आप भेज देंगे ऐसे हवेलियों के, जोड़ के, बावड़ी के, तो निश्चित रूप से सरकार अध्ययन करेगी और उनको जुड़वाने का प्रयास करेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य महोदय, मेरा दूसरे प्रश्न का यही था कि जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं,
सर इनकी एक हमारे देश के अंदर जो आदर्श स्मारक की 100 की सूची बनी हुई है, अलग अलग सेंटर्स के अंदर पूरे देश भर में 100 ऐसे हमारे जो ये स्मारक है आदर्श नाम पे। सर इनके अंदर बेसिक फैसिलिटी के अंदर हमने टॉयलेट्स और पीने की पानी की व्यवस्था तो करी, पर सर आज भी ऐसी परिस्थितियां रही हैं कि जहाँ पे एक अगर हम रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे तो सर कैफेटेरियाज हैं या इंटरप्रिटेशन सेंटर्स हैं, सॉवनियर शॉप्स हैं, 100 में से सर 90% के अंदर आज भी ये मौजूद नहीं है। सरकार की तरफ से मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो एनुअल बजट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का वो मात्र 2687 करोड़ रुपए है। कहीं ना कहीं ये इसकी दिक्कतें आती है कि आज भी जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो हमें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती। क्या सरकार जो इस देश के अंदर 27,000 करोड़ के लगभग का CSR फंड है, उस फंड को के मार्फत से कुछ न कुछ इसका डाइवर्जन करेगी कि जो हमारे टॉप 100 के आदर्श स्मारक जिनको मानते हैं, क्या उन आदर्श स्मारकों के अंदर हम फैसिलिटी को क्रिएट करने का और काम कर सकें? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने आदर्श स्मारक जो करीब 100 के आसपास हैं इस देश में, उनमें बेसिक फैसिलिटी उपलब्ध कराने के बारे में जिक्र किया। देखिए अभी माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो 100 मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें हम टूरिस्ट एमिनिटी फैसिलिटीज और आपके वाईफाई, कैफेटेरिया, ये जितने भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर जो टू मेक मॉन्यूमेंट विजिटर्स फ्रेंडली जो हमारे जो सुझाव आते हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं। उसमें ड्रिंकिंग वाटर भी है, वॉशरूम भी है, साइनेज भी है, कैफेटेरिया भी है, वाईफाई भी है, ई टिकटिंग भी है। ये सारी सुविधाएं आजकल हम उनमें देने लग गए हैं और फिर भी माननीय सदस्य का कोई सुझाव होगा तो निश्चित रूप से उसमें परीक्षण करके जुड़वाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Minister, I just want to point out, sir, that heritage is not only monuments and buildings. For example, the United Nations, UNESCO recognizes oral and intangible heritage. There is heritage of biodiversity. For example, in my constituency, sir, we have a lake, the Valayani Lake, where there is a 490-acre unique freshwater ecosystem, providing habitat for several species of birds and fish that can't be found elsewhere, 100 avian species, 23 species of migratory birds. The lake harbors 42 species of fish, of which 4 are near threatened and 2 are vulnerable. Now, 5 years ago, the Kerala State Biodiversity Board recommended that this be declared a biodiversity heritage site. Now, the question, sir, is about surveying of heritage sites. Has any survey been conducted? Is there any intention to conduct it? Would the minister be kind enough to look at biodiversity as a vital part of our national heritage? Thank you, Mr. Speaker. तो माननीय सदस्य जी ने प्रश्न पूछा है केरल से संबंधित बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी जो भी प्रस्ताव राज्य सरकारों से आते हैं हम उनका परीक्षण कराते हैं। हमारे यहाँ जो सर्किल है, आपके यहाँ भी हमारा ASI का सर्किल होगा, उस सर्किल के माध्यम से हम उसका परीक्षण कराते हैं और आपके प्रस्ताव के बारे में भी जो भी ताजा स्थिति होगी मैं आपको अवगत कराऊंगा। श्री राजीव प्रताप रूडी। सवाल है ये और ये बहुत ही एकेडमिक विषय है और मैं जिस विषय की तरफ आपका ध्यान माननीय मंत्री जी का ध्यान इंगित करना चाहूँगा कि 2500 BC के दौरान पाल डायनेस्टी जो इतिहास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं जो मेडिवल पीरियड का है, 1970 में इस पूरे डायनेस्टी का खोज हुआ था और पूरे गंगा वैली में इसके बारे में हमको जानकारी मिली। उसमें चिरांद न्यूलिथिक कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है और ये क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं इस विषय को, जो मूलतः खेती बाड़ी करते थे, फूस के घर में रहते थे और उस समय चेरो डायनेस्टी की स्थापना हुई और चेरो किंगडम की स्थापना हुई जो मूल रूप से चंपारण बिहार में मुजफ्फरपुर, छपड़ा और शाहाबाद के इलाके में पाया जाता था। महोदय, उसी स्थान पर आज चिरांद जिसे हम कहते हैं, डोरीगंज कहते हैं, और जहां माननीय मंत्री जी भी अपने भ्रमण के कार्यक्रम में जिस क्षेत्र में 15 दिन रहे थे वहां से 2 किलोमीटर दूर ये चिरांद है, डोरीगंज है जो सारण जिला में अवस्थित है। महोदय, यहाँ मयूरध्वज राजा का किला भी हुआ करता था और जब हम आपकी सूची देखते हैं तो बिहार में एक भी इस प्रकार के नेशनल इंपॉर्टेंस का जो आप सूची बनाए हैं उसमें ये नहीं है। मैं और जो W.W. हंटर एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने 1871 में इस स्थान का अपने सर्वे में गजेटियर में, भारत के उस समय के गजेटियर में आज़ादी के पहले इसकी चर्चा की थी। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे बिहार की सरकार ने तो थोड़ा 1970 में वहाँ पर खोद खाद किया था, कुछ एक भवन बना दिया है, लेकिन उसके बाद केंद्र की सरकार से मेरा अनुरोध है
क्या इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में स्वीकार करते हुए, क्या इसकी छानबीन कराते हुए, क्या बिहार की सरकार के इस प्रस्ताव को इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में विकसित किया जाए, क्योंकि पूरा उस इलाके का वाराणसी से लेकर छपरा तक का इतिहास यहाँ जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री के क्षेत्र से लेकर के सारण बिहार का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि इस चेरो डायनेस्टी के इस मयूर ध्वज के, इस किला के, इस स्थापना के आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसको नेशनल इंपॉर्टेंस के साइट के रूप में स्वीकार करने के लिए, इसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार है कि नहीं, इसका उत्तर देने का कष्ट करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं इनके क्षेत्र में चुनाव के दौरान रहा और आपकी प्रेरणा से ही मैं उस स्थान को देखने गया था, मयूर ध्वज को, छपरा में, और जो सारण कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। और उस स्थान को देखने के बाद भी मैंने आपको जिक्र किया था कि ये मॉन्यूमेंट बनना चाहिए। अभी जो बिहार में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, अभी द प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वो करीब 70 हैं। आपका इसमें अगर प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से हम परीक्षण करा करके इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 264, श्री कार्तिक पी चिदम्बरम। Thank you, Speaker, sir. The minister in his reply has admitted that पहले क्वेश्चन नंबर बोल दें, खड़े हो गए। 264, the question number 264. माननीय मंत्री जी। Sir, the statement is laid on the table of the House. माननीय members। Yeah. The minister in his reply has admitted that public sector banks engage private entities to recover student loans from students who are not able to pay the loans back because of the difficult economic situation prevailing in the country because they're not getting jobs. I would like to know through you, sir, what is the percentage of commission paid to these private entities which are engaged to collect these loans, and who owns these private entities, these collection agencies? And also, please provide the details of the number of student suicides happening because of the pressure exerted by these private agencies on the students and their families. माननीय अध्यक्ष जी, 2015 में सरकार ने विद्या पोर्टल शुरू किया ताकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम मिल सके, सिंगल विंडो, और आज 68% लोन जो है उसके माध्यम से मिलते हैं। यहाँ तक कि 10 लाख रुपए तक का लोन जो घरेलू यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए और विदेश में पढ़ना तो 20 लाख रुपए तक का मिलता है। सर 15 साल की उसकी विंडो रहती, तब तक लोन रीपे नहीं करना, उसके बाद भी 1 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिलता है। अब उसकी रिकवरी एजेंट कौन हो, ये बैंकों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उत्तर में देखेंगे बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि रिकवरी एजेंट अगर बैंक लगाते भी हैं तब भी उनको क्या करना होगा सर, तो उसके लिए अलग से गाइडलाइंस दी गई हैं जिसमें कहा है द रिकवरी प्रोसेस फॉर एनपीए अकाउंट्स इज रेगुलेटेड as per the RBI guidelines dated 24th April 2008, through which the RBI advised banks inter alia to ensure that the contracts with the recovery agents do not induce adoption of uncivilized, unlawful and questionable behavior or recovery process. तो सर इस तरह से किसी को दबाव नहीं बनाया जाता रीपे करने के लिए, और इसके लिए बैंक को सर रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। अगर रिकवरी एजेंट भी कोई गलत कार्रवाई करता है, कोई दबाव बनाता है, तो तब भी जवाबदेही बैंक की उसके ऊपर निश्चित। जहां तक आपका कमीशन की बात है कि कितना % कमीशन मिलता है, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। माननीय मेंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, what is the ministry's view in terms of the average educational loan size? Because the loan size is becoming larger and larger, which means that poorer students are not getting the loans, and only students going to exclusive courses with the large ticket sizes are getting the loans. सर जैसा मैंने पहले बताया कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो हमने शुरू किया उसके माध्यम से जो हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपए और विदेश में जाने के लिए 20 लाख रुपए उस पर है। और सर इसके अलावा इसमें कोई कोलेट्रल नहीं ली जाती, कोई मार्जिन मनी नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि सर जो कोई गर्ल चाइल्ड है, गर्ल स्टूडेंट है, तो उसको ½ % इंटरेस्ट रेट भी कम किया जाता है। और कोई मॉरेटोरियम पीरियड से पहले सर, जैसे मान लीजिए मॉरेटोरियम पीरियड 15 साल खत्म होने के बाद 1 वर्ष का है, वो अलग है सर। उसके अलावा कोई स्टार्टअप शुरू करता है तब भी उसको 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड उस इंक्यूबेशन पीरियड के टाइम पे और मिलता है।
और अगर उससे पहले कोई अपना किश्त वापस करता है तो उसको 1% का इंटरेस्ट रेट कम भी होता है। लोन साइज सर वेरी करता है, 20 लाख रुपए इस पर है, इसके ज़्यादा किसी को चाहिए तो बैंक पे वो निर्भर करता है। श्री हसनैन मसूदी जी। जनाब, सवाल पूछने की इजाज़त देने के लिए शुक्रिया। जनाब, एक महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछा गया मेंबर के द्वारा। तो मैं जम्मू कश्मीर के पस मंज़र में अपना सवाल पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो पैंडेमिक कोविड-19 का जो मामला हुआ, सारे मुल्क के स्टूडेंट्स को जिन नए चैलेंज का सामना हुआ, जम्मू कश्मीर का उससे विपरीत है, उससे अलग है। क्योंकि हमारी जो परेशानी की कहानी शुरू हो गई 5 अगस्त 2019 से, जब लॉकडाउन हुआ 5 अगस्त 2019 के जो मिसएडवेंचर हुआ, उसके बाद ही लॉकडाउन प्रैक्टिकली जम्मू कश्मीर में हुआ। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर का, जहां तक उन्होंने जो सूचना दी है, 14,323 के करीब हमारे अकाउंट से, लोन अकाउंट्स 518 करोड़ के करीब जो अमाउंट है वो। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।